ओके, नाउ वी स्टार्ट विद ए न्यू टॉपिक दैट इज अ यूनिट। यूनिट क्या होता है? जैसे अभी हमने पढ़ा कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज दो होती हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। और इन फिजिकल ये बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं। जैसे अभी देखा कि मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है, फोर्स होता है, एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी होता है। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को मीजर करने के लिए हमें एक स्केल की जरूरत होती है। जैसे अगर हम लेंथ को मीजर करते हैं तो लेंथ को हम सेंटीमीटर में मीजर कर सकते हैं, मीटर में मीजर कर सकते हैं। यानी एक यूनिट, एक फिजिकल क्वांटिटी को मीजर करने के अलग अलग स्केल हो सकते हैं। अगर हम मास की बात करें तो मास को भाई केजी में भी आप मीजर कर सकते हो, ग्राम में मीजर कर सकते हो। 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो दोनों का स्केल अलग अलग है, सेम स्केल नहीं है। यानी हम बोल सकते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे स्केल हो सकते हैं। तो स्केल क्या होता है? दैट इज अ यूनिट। तो यूनिट इज ए स्केल टू मीजर दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब हमने अलग अलग सिस्टम बनाए जिसमें हमने अलग अलग स्केल के पैरामीटर्स रखे। जनरली जो स्टैंडर्ड सिस्टम्स रहते हैं, दैट यूनिट सिस्टम, सबसे पहले आता है MKS, दूसरा होता है FPS, तीसरा होता है CGS। MKS सिस्टम में जो फर्स्ट टर्म है वो डिनोट करती है लेंथ को, सेकेंड टर्म डिनोट करती है मास को, और थर्ड टर्म डिनोट करती है टाइम को। जैसे MKS की बात करें तो M मींस मीटर, तो ये लेंथ को डिनोट कर रहा है। K इज किलोग्राम, ये मास को डिनोट कर रहा है। और S इज सेकेंड, ये टाइम को डिनोट कर रहा है। अगर हम FPS की बात करें तो इसमें हम लेंथ को लेते हैं फुट में, दैट इज फुट। P मास को हम लेते हैं पाउंड में, और टाइम को हम लेते हैं सेकंड में। इसी तरह से एक और यूनिट आती है दैट इज CGS, क्योंकि फर्स्ट टर्म किसको डिनोट कर रही है? लेंथ को। तो C यहां पर सेंटीमीटर को डिनोट कर रहा है, G यहां पर ग्राम को डिनोट कर रहा है, और S यहां पर सेकंड को डिनोट कर रहा है। तो फर्स्ट टर्म डिनोट करते हैं लेंथ, सेकंड करता है मास को, थर्ड करता है टाइम को। तो M फॉर मीटर, किलोग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। इसके अलावा एक और यूनिट होती है जिसको हम यूज करते हैं, दैट इज SI यूनिट। दैट इज SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। IIT JEE में हम 99% जिस यूनिट में हम फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करेंगे वो SI यूनिट होते हैं। क्योंकि SI यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे कि हर फिजिकल क्वांटिटी को आप जरूरी नहीं है कि इन 3 ही टर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी भी होती हैं जो इसके अलावा हमें कुछ टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसके लिए हम SI यूनिट का यूज करते हैं। SI मींस, अगर हम बात करें तो S स्टैंड फॉर सिस्टम एंड I स्टैंड फॉर इंटरनेशनल। तो दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब आते हैं SI यूनिट पर। SI यूनिट में हम अगर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें तो सबसे पहले आते हैं मास पे। मास के अगर हम सिंबल की बात करेंगे तो मास के सिंबल को हम लिखते हैं kg में। अगले पॉइंट पर आते हैं लेंथ। SI यूनिट में हम लेंथ को मीजर करते हैं मीटर में, इसका सिंबल हम लिखेंगे m। अगले आते हैं टाइम पर। टाइम हम लेते हैं सेकंड में। नेक्स्ट आती है फंडामेंटल क्वांटिटी इज टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम SI यूनिट में लेते हैं केल्विन में। अच्छा, यहां पर हम एक कन्वर्जन भी देख सकते हैं कि भाई हम जनरली जो यूनिट फॉलो करते हैं टेम्परेचर की, वो केल्विन भी होती है, वो सेंटीग्रेड भी हो सकती है, वो फ़ारेनहाइट भी हो सकती है। तो रिलेशन क्या होता है तीनों में, हम इसको ध्यान रख सकते हैं, जैसे हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इसका यूज कर सकें। दैट इज इक्वल्स टू C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल्स टू K माइनस 273.15 अपॉन 373.15 माइनस
273.15। तो ये एक कन्वर्जन फॉर्मूला है जिससे हम सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या सेंटीग्रेड से डायरेक्टली हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया। उसके बाद आते हैं हम इंटेंसिटी। इसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। इसकी यूनिट होती है कैंडेला और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CD से। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं और इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो करंट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज per unit time. The current is defined as the flow of charge per unit time. Current एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और SI यूनिट में हम इसकी यूनिट लेते हैं एम्पियर और इसको हम डिनोट करते हैं सिंबल A से। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो यूनिट हम फॉलो करते हैं दैट इज मोल, और मोल डिफाइंड होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर? दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसकी SI यूनिट मैंने आपको बताई। तो मास को हम लेंगे केजी में, लेंथ को लेंगे मीटर में, टाइम को हम लेंगे सेकेंड में, टेम्परेचर को हम लेंगे केल्विन में, जिसको हमने सेंटीग्रेड में या फिर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होने का फॉर्मूला भी देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता है I इज इक्वल टू दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, और इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर। इसका सिंबल रहता है, हम इसको डिनोट करते हैं A से। और द लास्ट वन दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो इसको हम डिनोट करते हैं मोल से, और अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं दैट इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब ये तो हुई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की SI यूनिट। अब अगर मैं किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की SI यूनिट निकालना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं स्पीड की, स्पीड जैसे बताया, स्पीड होता क्या? स्पीड इज ए डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? डिस्टेंस इज ए लेंथ, और लेंथ को SI यूनिट में हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में, दैट इज मीटर। और टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम इज सेकेंड। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर अपॉन सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से स्पीड अगर मुझे आ गया, तो अगर हम एक्सेलरेशन पर आते हैं, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, डेल्टा टी। अच्छा, पहले आते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर। चेंज इन वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होगी? वेलोसिटी की SI यूनिट वही होगी जो स्पीड की होगी, क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ की टर्म में मेजर किया जाता है। यानी हम बोल सकते हैं स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट सेम है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मैं 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा हूं, उसमें से मेरी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से कम हो गई, तो मेरी स्पीड कितनी हुई? आप बोलोगे 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर मैं सेम फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करूं तो उनकी यूनिट वही आती है। जैसे 2 मीटर में से 1 मीटर को माइनस कर दिया तो कितना आया? 1 मीटर ही आया, तो उसकी यूनिट कितनी है? मीटर ही है। तो सेम चीज यहां पर, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। तो इसकी यूनिट वही होगी जो वेलोसिटी की होगी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड अपॉन डेल्टा टी इज चेंज इन टाइम इंटरवल। तो चेंज इन टाइम इंटरवल की यूनिट भी वही होगी जो टाइम की होती है, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन की SI यूनिट की बात करें दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इसी तरह से अब एक्सेलरेशन आ गया, तो इसी में हम आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन से मैं फोर्स भी निकाल सकता हूं कि अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज डिफाइंड एज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की बात करें तो मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, दैट इज केजी। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट हम निकाल चुके हैं, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी यहां पर मेरे पास फोर्स की ऐसा यूनिट आ जाएगी, दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्योंकि फोर्स को डिफाइन किया था न्यूटन ने, इसलिए हम इस पूरी टर्म को यानी 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को एक टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि न्यूटन ने डिफाइन किया, इसलिए उनके नाम के फर्स्ट लेटर के सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन, या फिर हम इसको 1 एंड सिंबॉलिक टर्म में भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जैसा कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया कि भाई फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने यूनिट्स देख ली, तो अब ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स पर आते हैं जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल्स हैं। इनकी यूनिट हमें कैलकुलेट करनी है, तो सबसे बेसिक सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोमेंटम से। तो मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मोमेंटम इज डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी। फॉर्मूला कहां से आया उसके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, अभी हमारा मेन कंसंट्रेशन है कि हम इनकी यूनिट कैलकुलेट करें। तो मोमेंटम को क्या होता है, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। मास की अगर बात करें तो हम इसको केजी में लिखेंगे, ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, और वेलोसिटी की बात करें तो दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड। अगले पॉइंट पर आते हैं वर्क। वर्क को अगर आप देखोगे तो वर्क इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की बात करें तो फोर्स की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, लेंथ है, तो ये बनेगा आपके पास केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, दैट इज केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मैं और क्या लिख सकता हूं, दैट इज न्यूटन। तो इसको हम न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हैं। क्लियर है? और न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर को हम और क्या बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू जूल। अगले पॉइंट पर आते हैं एनर्जी पर। एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी अलग अलग होती है। एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग होती है। जिसे हम आगे जाके पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। क्लियर है? तो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। थर्मल एनर्जी भी हो सकती है। तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो जैसे हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा रहता है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। अब मैं इसकी यूनिट निकाल रहा हूं, हाफ एक मैथमेटिकल टर्म है, रेशियो है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, नंबर है। एम इज मास, मास की हो जाएगी दैट इज केजी, इंटू वी इज वेलोसिटी, वेलोसिटी हो जाएगा दैट इज मीटर पर सेकेंड, और इसका स्क्वायर है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, दैट इज केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। यानी एनर्जी की यूनिट भी अगर आप देखोगे तो ये आ रहा है आपके पास केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और अगर आप वर्क की यूनिट देखोगे तो ये भी कितना आ रहा है, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, क्योंकि वर्क एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, एनर्जी एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की सेम यूनिट हो सकती है। दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की सेम यूनिट हो सकती है। वर्क एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, एनर्जी एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन दोनों की यूनिट सेम है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, इसकी यूनिट क्या है, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, सेम एज द वर्क। तो इसको भी मैं न्यूटन इंटू मीटर लिख सकता हूं, और इसको भी हम जूल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज जूल। क्लियर है? अगले पॉइंट पर आते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है,
स्प्रिंग फोर्स को हम डिफाइन करते हैं, दैट इज एफ इज इक्वल टू के इंटू एक्स। एफ होता है स्प्रिंग फोर्स, एफ इज स्प्रिंग फोर्स, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स होता है एलोंगेशन, ऐसे समझ सकते हो, है ना। या फिर अभी तो ये समझ लो ये लेंथ है, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मुझे स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है, के की यूनिट निकालनी है, तो ये हो जाएगा आपके पास एफ बाय एक्स। फोर्स की यूनिट इज न्यूटन, एक्स इज मीटर, तो न्यूटन अपॉन मीटर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, न्यूटन की अगर मैं यूनिट लिखूं दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर। ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास क्या आया, दैट इज केजी अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, चार्ज पर। चार्ज की यूनिट निकालने के लिए हमें करंट का फॉर्मूला पता होता है ना। करंट का फॉर्मूला भी मैंने अभी लिखा कि करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो अगर मुझे चार्ज की यूनिट निकालनी है, चार्ज है, तो करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, तो डेल्टा क्यू दैट इज चार्ज, अभी ऐसे समझ लेते हैं, दैट इज चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम। करंट की यूनिट की बात करें दैट इज एम्पियर, टाइम की बात करें दैट इज सेकेंड। तो अगर मैं चार्ज की यूनिट की बात कर रहा हूं तो ये आ रहा है मेरे पास एम्पियर सेकेंड, और एम्पियर सेकेंड को हम और क्या बोलते हैं, दैट इज कूलम। अगला पॉइंट दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए बात करें तो ये हो जाएगा केजी, और वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, है ना। वॉल्यूम कैसे लिखोगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तीनों लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर दैट इज मीटर क्यूब। तो ये बनेगा आपके पास केजी पर मीटर क्यूब। कुछ कन्वर्जन भी याद रख सकते हो, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई 1 केजी पर मीटर क्यूब, इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे, 1 केजी इज इक्वल्स टू दैट इज 1000 ग्राम, है ना। 1 केजी पर मीटर क्यूब, और 1 केजी को क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम। मीटर इज 100 सेंटीमीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा 10 रेज़ टू पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी मैं बोल सकता हूं 1 केजी पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। या फिर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये आपके पास आएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है। तो ये यूनिट कन्वर्जन है जो हमें कभी ना कभी जरूरत पड़ जाती है। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी यूनिट कैलकुलेट करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, पहले तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि भाई ये एक सर्कुलर पाथ है आर रेडियस का, तो ये एक आर रेडियस का सर्कुलर पाथ हो गया। एक पार्टिकल ए पॉइंट, ये ए पॉइंट ले लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, और यहां से चल के पार्टिकल मान लो इस पॉइंट पर आ गया। क्लियर है। तो ये सर्कुलर पाथ था आर रेडियस का। एक पार्टिकल ने ए से मोशन को स्टार्ट किया और ए से चलते चलते ये किसी पॉइंट बी तक आ गया। इसको यहां से मिला देते हैं और ये हो गया एंगल थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एंगल कवर्ड बाय द पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। तो अगर पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है तो जितना वो सेंटर पे एंगल बना रहा है ना, पार्टिकल ए से बी पर गया तो सेंटर पे जितना एंगल बनाया वो एंगल ही, दैट थीटा इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है।
अब इसकी यूनिट कैसे निकालें? पहले तो इसकी बात करते हैं, एंगल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? भाई यही तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं बोल सकता हूं ये एंगल ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और एंगल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दैट इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, दैट इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। और आर्क लेंथ मान लेते हैं ये एल है, दैट इज एल अपॉन आर। अब अगर आप ध्यान से देखो, लेंथ, ये भी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेडियस भी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो दैट इज मीटर अपॉन मीटर। ये तो कैंसिल आउट हो गया। यानी अगर मैं बात करूं तो जो मेरे पास एंगल आ रहा है यहां से, ये मीटर अपॉन मीटर, इसकी यूनिट तो कैंसिल आउट हो गई। तो एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि भाई इसकी कोई यूनिट नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी हम एंगल को मीजर करते हैं ना, डिग्री में मीजर करते हैं, रेडियन में मीजर करते हैं। तो मीजर करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो एंगल की एसआई यूनिट है दैट इज रेडियन, एंड रेडियन और डिग्री में जो कन्वर्जन फॉर्मूला होता है दैट इज 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो दैट इज 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दैट इज पाई बाय 180 रेडियन। तो कभी भी मुझे जो आंसर देना होगा तो मैं हमेशा डिग्री में ना देके किसमें, ऐसा यूनिट में हमेशा किसमें देंगे? रेडियन में। जैसे अगर मुझे 90 डिग्री निकालना है सपोज, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं बोलूंगा भाई 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, देन 90 डिग्री विल बी पाई बाय 180 इंटू 90, दैट इज पाई बाय 2 रेडियन। क्लियर है? तो इस तरीके से हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी कम्स टू द मोर एग्जांपल्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स और लिखे हैं। जैसे सबसे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर? अच्छा, प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि अभी हमारा मेन काम, जो मेन टारगेट है, वो यूनिट कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो मैं यहां पे फॉर्मूला मैंने लिख दिया, आपको गिवन होगा। तो स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की बात करें तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, और एरिया हो जाएगा दैट इज मीटर स्क्वायर, है ना। एरिया इज लेंथ इनटू विड्थ, तो मीटर इनटू मीटर दैट इज मीटर स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं दैट इज न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। न्यूटन को भी अगर मैं चेंज करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं दैट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया। तो हम इसकी यूनिट और क्या बोल सकते हैं? दैट इज केजी सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन को हम डिफाइन करते हैं दैट इज डेल्टा एल बाय एल। अब ये डेल्टा एल क्या है? डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ एंड एल इज ओरिजिनल लेंथ। तो डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ एंड एल इज ओरिजिनल लेंथ। क्लियर है? अब चेंज इन लेंथ की यूनिट क्या होगी? बिल्कुल सिंपल है। चेंज इन का मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। जैसे मान लो फाइनल लेंथ है 5 मीटर, इनिशियल लेंथ थी 4 मीटर, तो 5 मीटर माइनस 4 मीटर इज 1 मीटर। तो मैं ये बोल सकता हूं चेंज की यूनिट वही आती है जो ओरिजिनल क्वांटिटी की यूनिट होती है। क्लियर है? तो जो लेंथ की यूनिट होगी वही चेंज इन लेंथ की होगी। यानी इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर अपॉन लेंथ की यूनिट मीटर, कैंसिल आउट हो गया। यानी स्ट्रेन एक कैसी क्वांटिटी है? स्ट्रेन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो स्ट्रेन इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। अगले पॉइंट पर आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का और फोर्स का एक रिलेशन आता है हमारे पास, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इस फॉर्मूले को लिखते हैं हम F इज इक्वल टू Q इंटू ई। क्लियर? तो F इज फोर्स,
कूलाम फोर्स, Q इज चार्ज, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट कैलकुलेट करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, दैट इज न्यूटन, और चार्ज की यूनिट अभी हमने कैलकुलेट की है, चार्ज की यूनिट आती है एम्पियर सेकेंड, तो दैट इज एम्पियर सेकेंड। इसको कूलाम भी बोल सकते हैं, तो इसकी यूनिट बनी क्या, दैट इज न्यूटन अपॉन कूलाम। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स इज इन न्यूटन, कूलाम चार्ज की बात करें तो चार्ज की यूनिट होती है एम्पियर सेकेंड, और एम्पियर सेकेंड को और क्या बोल सकते हैं हम, कूलाम। तो अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मेरे पास यूनिट आ गई न्यूटन अपॉन कूलाम। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स में एक रिलेशन आता है, F इज इक्वल्स टू ILB। क्लियर है। F इज मैग्नेटिक फोर्स, I इज इलेक्ट्रिक करंट, L इज लेंथ, B इज मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो मुझे इसकी यूनिट निकालनी है, तो B को मैं क्या लिख सकता हूं, B इज F अपॉन IL। F इज मैग्नेटिक फोर्स, तो फोर्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन। I इज इलेक्ट्रिक करंट, करंट की बात करें तो एम्पियर, और L इज लेंथ, दैट इज मीटर। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट की बात कर रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। अगले पॉइंट पर आते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, अगर दो मास पार्टिकल आपको दे रखे हैं, दैट इज M1 M2, दोनों के बीच की सेपरेशन है R, तो कोई भी मास पार्टिकल एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है जिसको हम ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। F is gravitational force, M1 is mass of the first particle, M2 is mass of the second particle, and R is separation between the particle। क्लियर है। तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं M1 M2 तो मास को डिनोट कर रहे हैं, R इन दोनों के बीच की सेपरेशन यानी लेंथ को डिनोट कर रहा है, F फोर्स को डिनोट कर रहा है। तो आपको निकालना क्या है, आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है। तो यहां से अगर मैं G को लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, G इज इक्वल टू F R स्क्वायर अपॉन M1 M2। क्लियर है। F इज इन न्यूटन, R स्क्वायर ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, है ना, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। मास kg, ये भी मास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो kg, तो kg इंटू kg इज kg स्क्वायर। तो अगर मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। और इसको और चेंज करना चाहे तो हम कर सकते हैं ना, न्यूटन को हम हटा सकते हैं, न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू ये हुआ मीटर स्क्वायर, है ना, ये तो न्यूटन को लिखा हमने, ये हो गया न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। यहां से सॉल्व करते हैं, kg की पावर 1 एक कैंसिल आउट हो गया, m टू द पावर 1 m टू द पावर 2, तो ये m टू द पावर 3 हो जाएगा यानी मीटर क्यूब हो जाएगा, दैट इज मीटर क्यूब अपॉन kg सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें, बिल्कुल सिंपल सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये, हम आगे जाके जैसे ही ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां हमें समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मूले के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, दैट F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। F इज ग्रेविटेशनल फोर्स, G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M1 M2 मास को डिनोट करता है, R दोनों के बीच की सेपरेशन को डिनोट करता है। यहां से G निकाला, दैट इज FR स्क्वायर अपॉन M1 M2, बिल्कुल सिंपल है, जो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं उन्हीं वैल्यूज को बस पुट करना है। F इज इन फोर्स, ये आएगा न्यूटन में, R लेंथ है, मीटर स्क्वायर, R स्क्वायर है इसलिए, अपॉन मास का स्क्वायर केजी स्क्वायर। न्यूटन को हमने लिखा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। एक केजी से केजी कैंसिल आउट हो गया, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर इज मीटर क्यूब अपॉन केजी इंटू सेकेंड स्क्वायर। ओके।